नमस्कार, विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देखिए, आप जानते ही हैं कि केंद्र सरकार जो है उसके 2 साल पूरे हो रहे हैं 26 मई को, और हमारे किसान चैनल के भी 26 मई को 1 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है जो योजनाएं हैं और जो काम हुआ है उन पर एक चर्चा कर ली जाए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं जो हैं देसी गौवंश के लिए शुरू की हैं। जो हमारी देसी गाय होती हैं उनके लिए, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए काम हो रहा है। उसको जानना जरूरी है क्या काम हो रहा है और क्यों वो काम जरूरी है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इसको किसी एक समुदाय, एक धर्म, एक पंथ का मुद्दा बना के इसकी गहराई नहीं समझ रहे। इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, उन्हीं सब पे आज चर्चा करेंगे। इसलिए आज का हमारा विषय है सरकारी पहल और देसी गौवंश। देखिए, जब भी देसी गाय की बात होती है, हमारे भारतीय जलवायु के अनुरूप जो ढली हुई हमारी गायें हैं, करीब 40 के करीब नस्लें बताई जाती हैं। पहले तो बहुत सारी थी, अब तो 39 के करीब कह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 40 जो है मंत्रालय की तरफ से भी आ रहा है कि 40 एक और ढूंढ ली गई हैं। इनकी खासियत क्या थी, इनके लिए योजनाएं क्या हैं और क्यों इन्हें बचाना जरूरी है, ये सब जानना बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसान की आमदनी बढ़ेगी, इसमें पर्यावरण का मुद्दा भी है और गाय सिर्फ दूध ही नहीं है, बहुत कुछ है, ये जानेंगे। थोड़ा सा सरकारी योजनाओं की जो जानकारी है वो ले लेते हैं और उसको बताती हुई ये छोटी सी फिल्म देखते हैं। भारत हमेशा से पशुधन के मामले में धनी रहा है। भारत में आज भी भारतीय गाय या कहे देसी गाय की करीब 40 नस्लें और भैंस की 7 प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं। गायों में साहिवाल, गिर, कांकरेज, मालवी, हरियाणा, थारपारकर, बचौर, मेवाती, नागौरी, राठी, अमृत महल, लाल सिंधी आदि प्रमुख हैं। और भैंस में मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सुरती, महसाना, नागपुरी, नीली रावी आदि प्रमुख नस्लें हैं। अब देसी नस्लें हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, इनकी क्या खूबियां हैं, इसे समझने के लिए कुछ देसी नस्लों के गुणों पर नजर डालते हैं। देसी नस्ल में प्रमुख साहिवाल और गिर नस्ल की गाय लाल रंग की होती है। साहिवाल सबसे अधिक दूध देने वाली देसी गाय है। ये एक ब्यात में करीब 2500 से 3000 किलो दूध देती है। साहिवाल को ही दूध के लिए सबसे अच्छी नस्ल माना जाता है। आमतौर पर जगह जगह दिखने वाली सफेद गाय थारपारकर नस्ल की होती है। ये राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर इलाके में पाई जाती है। एक ब्यात में करीब 2600 किलोग्राम दूध देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस नस्ल के पशु एक बार दाना पानी खा पीकर पूरा थार का रेगिस्तान पार कर जाते थे। लंबे लंबे सींगों वाली हल्के काले सफेद रंग की गाय कांकरेज कहलाती है। ये नस्ल गुजरात में पाई जाती थी। अब इसकी तादाद बेहद कम है और इसकी मूल नस्ल मिल पाना भी मुश्किल हो गया है। कांकरेज नस्ल की गाय बहुत ही तेज और ताकतवर होती है। गाय थोड़ा दूध जरूर कम देती है, पर माल ढोने में इस नस्ल का सांड अव्वल होता है। कांकरेज तो और देशों को भी चाहिए, क्योंकि ये कम चारा खाकर भी अपना वजन बनाए रखती है। कांकरेज नस्ल की गाय विपरीत परिस्थितियों में भी तंदुरुस्त रहती है और हमारी अन्य देसी गायों की तरह बीमारी से लड़ने की भी इसमें कमाल की क्षमता है। कांकरेज को ब्राजील में गुजरात कहा जाता है। अमेरिका जैसे देशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने तो हमारी देसी नस्लों का पूरा फार्म बना रखा है और हमारी नस्लों को वहां ब्राह्मण कहते हैं। अभी हाल ही में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना आदि देशों से गिर, कांकरेज आदि भारतीय गायों की मांग आई है। विदेशों से भारतीय गाय की मांग इसलिए आ रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती के बढ़ते तापमान के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन से वहां की नस्लों की उत्पादक क्षमता घट रही है, यानी दूध कम हो रहा है। लेकिन भारतीय नस्लों में जलवायु परिवर्तन से लड़ने की अच्छी क्षमता है। आज हम दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में पहले नंबर पर हैं। किसानों की आय में इजाफा करने में पशुधन की भूमिका सबसे अहम है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बजट 2016-17 में 4 डेयरी परियोजनाओं की घोषणा की है।
ये चारों परियोजनाएं हैं पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई पशुधन हाट और राष्ट्रीय देसी नस्ल जीनोमिक केंद्र। केंद्र सरकार द्वारा पशुधन संजीवनी, नकुल स्वास्थ्य पत्र, ई पशुधन हाट और राष्ट्रीय देसी नस्ल जीनोमिक केंद्र नामक चारों परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देसी गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए पहले से जारी गोकुल मिशन तो चल ही रहा है। देखिए, आपने देखा सरकारी पहल तो बहुत है। गोकुल मिशन जो है वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा 4 नई योजनाओं की घोषणा हो गई। इसमें आनुवांशिक स्तर पे भी जांच की जाएगी। देसी गोवंश अब बहुत यानी गहराई में जाके काम हो रहा है और इनकी अहमियत जो है हम ही क्या दुनिया समझ रही है। इन सब विषयों पे जरा चर्चा करते हैं और क्या क्या काम हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्वामी चिन्मयानंद जी हैं। स्वामी जी नूर महल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उससे जुड़े हैं और आपका एक बहुत बड़ी गौशाला है जिसके हमारे पास तो काफी उसके विजुअल्स वगैरह भी आए, हमने काफी इस्तेमाल किए। साहिवाल और बाकी जो देसी नस्लें उन पे आप काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं स्वामी जी और क्यों ये जरूरी है, और इसमें जो नई टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं उनकी कितनी अहमियत है संवर्धन और संरक्षण में, ये आपसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजाराम यादव जी हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं और ब्रिगेडियर साहब हैं, फौज में काम करते रहे हैं। पशुओं के प्रति प्रेम है, देसी गाय पे काफी काम किया है, उनकी नस्लों की अच्छी जानकारी रखते हैं, लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे तो हम यही बात करेंगे कि अगर हम आनुवांशिक स्तर पे भी देखें और वैसे भी देखें तो देसी नस्लों की अहमियत क्या है, क्यों जरूरी है? क्या ये धर्म का मसला हो गया है या ये वाकई में वैज्ञानिक कोई तथ्य है जिसके आधार पर हमें अपनी नस्लों को अपनाना चाहिए, ये आपसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यतीन्द्र जी हैं, यतीन्द्र त्रिवेदी जी। आप प्रबंधक है, एक गौशाला आप चलाते हैं, उसको पूरा आप देखते हैं, संचालक हैं एक तरीके से उसके, और उस गौशाला में करीब 2200 पशु आपके पास हैं। और ये आपने क्यों शुरू किया, क्या आपका मकसद है, और लोगों को आप देसी गौवंश के प्रति जागरूक कर रहे हैं, गाय के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सब आपसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में हमारे सुबोध कुमार जी हैं, इंजीनियर हैं, रुड़की आईआईटी से जो हैं, मेरे ख्याल से 1955 में आप वहां से इंजीनियरिंग करके निकले थे। देसी गाय से आप जुड़ गए और आपने बड़ा अध्ययन किया है कि वेदों में गाय की अहमियत क्या है और उसके अलावा भी गाय की हमारे लिए अहमियत क्या है, ये इसका आपने अध्ययन किया। आपके थोड़ा इसका लाभ हम भी लेंगे ज्ञान का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला जो सवाल है स्वामी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि आप स्वामी जी हैं और लोग सोचते हैं गाय और देसी गाय ये सब काम तो स्वामियों का ही है, और उसमें एक चीज ये भी है कि इस वजह से जो देसी गौवंश है, जिन गाय की नस्लों की हम बात कर रहे हैं, उनको बहुत से लोगों ने नकार दिया कि ये तो एक जैसे खास धर्म से ही जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया। इसकी अहमियत क्या है और किस तरीके का काम आपकी गौशाला जो है उसमें हो रहा है, ये मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूं, थोड़ा हमारे लोग इसको अलग दृष्टि से भी समझें। और जो आपका काम है कि लोगों को इससे जोड़ना, एक इसका आध्यात्मिक पक्ष तो है ही, लेकिन एक वैज्ञानिक पक्ष भी है और पर्यावरण से जुड़ा पक्ष भी है, वो थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे क्या है। देखिए, आपने शब्द यूज किया नकार दिया। नकारा किसके लिए, इसके पीछे थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। बिल्कुल। आज से 50 साल पहले क्रॉस ब्रीडिंग पॉलिसी आई इस देश के अंदर। जो लेकर आए उनका मंतव्य ये था कि देसी गाय कम दूध देती है, इसके बदले में इसको क्रॉस ब्रीड करो हॉलिस्टन फ्रीजन से या जर्सी का गाय से, तो दूध की बढ़ोतरी होगी। काफी सालों से अभी तक वही चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, पिछले 50-60 सालों से भी पीछे चले हम लोग, तो ब्राजील, वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, ऐसे बहुत से देश हैं जो हमारे देश से साहिवाल नस्ल, गिर नस्ल, कांकरेज, अंगोल, ऐसी प्रजातियों को यहां से लेके गए। अब
उन्होंने इतने सालों में ऐसा बड़ा काम कर दिया इसके ऊपर कि हमारी देसी गाय, जिनके प्रति अभी मान्यता ये थी कि ये कम दूध देती हैं, वहां जाकर उन्होंने 70 किलो तक का रिकॉर्ड बना दिया। गिर नस्ल का तो ब्राजील का हम पढ़ रहे थे 62 लीटर तक दूध दिया। बिल्कुल, और साहिवाल का भी बहुत ज्यादा है। तो ये एक अपने आप में एक हमारे लिए, सबके लिए एक न्यूज थी कि अगर हमारी देसी गाय इतने 7 समुद्रों पार जाकर इतना दूध दे सकती है तो हमारे देश में क्यों नहीं। इसमें अनुसंधान होना बहुत जरूरी है। इसी को एज ए चैलेंज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला ने लिया, और आज हमारे पास साहिवाल नस्ल, गिर नस्ल, कांकरेज और थारपारकर, इन 4 नस्लों पे हम कार्य कर रहे हैं, और उनकी पूरी डाटा रिकॉर्डिंग की जाती है, उनकी पूरी हायरार्की है, उनमें इन ब्रीडिंग नहीं होने देते हम लोग, और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका दूध बढ़ता जा रहा है। कितना तक आपने अचीव कर लिया है? हमारा जो साहिवाल का है वो 25 किलो तक आ गया है। अच्छा, एवरेज की पीक की मैं बात कर रहा हूँ, और जो है गिर का वो 21 किलो तक आ गया है। और आज जैसे आपने दूसरा सवाल किया कि अब ये नस्लें बहुत कम संख्या में रह गई हैं, तो इनको वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहिए। उसके लिए आज जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हम उन सबकी तरफ देख रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मतलब कि काबिलियत है, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, ताकि हम, देरी तो हो गई है, देर आए दुरुस्त आए, अब उस देरी को कम किया जाए, हम पुनः से फिर से देसी गाय की संख्या और उसकी उत्पादकता बढ़ाएं। इस कार्य को लेकर संस्थान का। स्वामी जी, आपने शुरू में जब बात अपनी कही उसमें आपने ब्राजील और अमेरिका का उदाहरण दिया। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, आप गूगल पे जाइए और ब्राह्मण लिखेंगे तो गाय की नस्ल जो है, हमारी देसी गाय की नस्ल, उनके फार्म अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो हैं वो खुलेंगे। उन्होंने हमारी देसी नस्लों को ले जाके नाम दिया है ब्राह्मण, और उनकी पहचान जो है वो जो कुबर निकला होता है, हम्प जो बोलते हैं, वो आपको दिखेगा। लेकिन वो तो बहुत पहले ले गए, और उन्होंने इसका दूध जो A2 दूध है, हमारे दर्शक जानते हैं, थोड़ा समझाएंगे आगे उसे, वो भी उसका बेचना शुरू किया। दूसरा, जलवायु परिवर्तन है, उससे लड़ने में उन्हें ये ज्यादा सक्षम दिखी। तो हमें क्या, जब पश्चिम से कुछ आएगा तभी हम भरोसा कर पाते हैं, हम पहले क्यों नहीं जान पाए कि ये गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए, अपनी थाली का लड्डू छोटा नजर आता है, यही दृष्टिकोण हमें नुकसान पहुंचा गया। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, कि अब भी अगर हम जागृत हो जाएं, अब भी अगर हम इनको अपना लें, तो इनमें दूध कम देने की क्षमता नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा दूध देने की क्षमता है, लेकिन उनका खान पान और उनकी ब्रीडिंग, उनका जो वंशावली रिकॉर्ड है, इन सभी चीजों को अगर हम मद्देनजर रख के अच्छे बुल्स को पैदा करते हैं इंडिजीनियस के, तो ये आने वाले समय में 30-40 साल में हम ब्राजील के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। और आपके बहुत अच्छा उसमें प्रयास चल रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे स्वामी जी ने बताया, हमने देसी गाय जो है उसको लगभग बुला ही दिया था। ऑपरेशन फ्लड या उसके आसपास ही जो है ये एक क्रॉस ब्रीड की चर्चा शुरू हुई, संकर नस्ल की गाय बहुत दूध देगी। उसमें दिक्कतें आई, उनके रखरखाव में ज्यादा खर्चा था, फिर उसमें बीमारी की समस्या भी आई। लेकिन उस सब के बावजूद भी देसी नस्लों का योगदान बहुत है, पर हमने देखा अचानक से जो भैंस है, जिसको बढ़ाने की इतनी कोशिश नहीं थी, वो बहुत आगे चली गई। कारण क्या रहा, और क्यों आपको लगता है कि लोग देसी नस्लों से नहीं जुड़े? क्या दूध कम देना ही एक कारण रहा प्रमुखता से? हमारी देसी नस्लें पहले से ही अच्छी थी, लेकिन हमारे देश में हो सकता है कि हम गुलाम थे या दूसरे लोगों का ज्यादा असर था, उससे हम अपनी चीजों को हमने ध्यान दिया नहीं। चाहे आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, सब चीज बाहर से आई, टेक्नोलॉजी बाहर से आई, हमारी इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, जो आज शायद हम फिर दोबारा से प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं, दुनिया जा रही है उसकी तरफ। यही हाल या इससे भी खराब हाल हमारी देसी गाय के साथ हुआ। हमारी देसी गाय भारत में ईरान से लेके और इधर पाकिस्तान और जो आपका एरिया है, इसमें हम्प के साथ पैदा हुई, जिसका प्राइमरी रोल था कि जिसका मेन काम था कि वो खेती में तीनों इसके जो प्रोडक्ट हैं वो यूजफुल सबसे ज्यादा है। खेती में बैल से तो होती ही थी, लेकिन सबसे यूजफुल और जानवरों की बजाय इसका गोबर और पेशाब खेती के लिए बहुत यूजफुल है। वो हमने कभी सोचा ही नहीं, और उससे तो पीछे ही हट गए पूरी तरह। वो तो हाँ, उससे पीछे हट गए। जो रसायन है, यूरिया, फास्फोरस, और उसी पे आ गए, तो वो उससे हम पीछे हटे। दूसरा हमने क्या किया कि हमने केवल इसका एक दूध के ऊपर ध्यान दिया। इसका दूध भी
बाकी सब जानवरों से बहुत ही अच्छा सेहत के लिए है, कोई बीमारी नहीं आने देता है। और अब तो 2007 में बाहर वालों ने रिसर्च कर दी कि इसका दूध तो A2 है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये ज्ञान हमें बाद में आया। उस टाइम क्या हुआ कि हमारे कुछ लोग जो थे, किसी गवर्नमेंट का दोष नहीं है, हम चाह रहे थे कि हमारा एकदम दूध बढ़ जाए। वो लोग विदेश में गए, वहां 30 लीटर दूध दे रही थी कोई गाय, उसको उठा के ले आए, वहां सक्सेसफुल नहीं हुई, एज सच ले आए। बाद में किसी ने एडवाइस किया कि आपने ये जो बाहर से सांड ले आओ, गाय अपनी ले लो। तो वहां से हमारी जो स्वामी जी ने बताया कि क्रॉस ब्रीडिंग जो पॉलिसी हुई वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। मैं आपको कुछ और डाटा दूं कि इनके केवल 6 साल एवरेज लाइफ है क्रॉस ब्रेड का, जो हमारे यहाँ है किसान के साथ। अच्छे फार्म में हो सकता है ज्यादा चले, 6 ज्यादातर 6 ब्यात भी नहीं। 2 साल बाद तो ब्याएगी तो 4 ब्यात ही मुश्किल से, और वो खराब हो जाती है, बीमारी का घर है, क्योंकि ये बाहर की चीज है। तो हमारी गायों का हमने ध्यान नहीं दिया। इस बीच में एक और गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, जिससे इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हमारी यहाँ तो 15-16 लीटर दूध देने वाली गाय थी जी, उनको हमने विदेशी से क्रॉस कर दिया। विदेशी से वापस लाना बहुत मुश्किल है, प्योर फॉर्म में बहुत मुश्किल। तो हमने अपनी अच्छी भी खत्म कर दी। अब हमारे पास जो थोड़ी सी बची है, अच्छी कम बची है, कुछ लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। अब तो हम बाहर से मंगाना चाह रहे हैं, वो दे नहीं रहे हमें कि तुमने तो खराब कर दिया। हमारी तो चली गई, वो उन्होंने उसी को सुधारी। तो हमें चाहिए था कि अपनी गाय को अच्छी गुणवत्ता जानते हुए अपनी गाय को सुधारना। वो हमसे भूल हुई है कहीं किसी भी लेवल पे, और वो भूल अनजाने में हुई है, क्योंकि हम चाह रहे थे एकदम दूध बढ़ जाए जी। तो एकदम दूध बढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है जी। चर्चा इसमें और करेंगे। अभी एक हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक लेके हम जल्दी इसलिए भी वापस आएंगे क्योंकि इस मुद्दे को समझना जरूरी है कि ये गाय हमारे लिए अहम क्यों है और दुनिया इसे क्यों अपना रही है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी पहल और देसी गौवंश की। देखिए यहाँ ये चीज जो है कि देसी गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, और ये पूरी दुनिया हमारी नस्लों को जो अपना रही है, चाहे जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है उससे लड़ने की इनमें क्षमता है। और एक और बड़ी बात जो दूध के लिए बोला जाता है, एक तो हम गलती ये कर रहे हैं कि सिर्फ दूध तक ही टिक रहे हैं, उसके और जो उत्पाद हैं उन पे अब ध्यान जा रहा है, अच्छी बात है। गाय से देखिए खाद की फैक्ट्रियां हैं ये गाय, और जो चीज आपको 90 दिनों में चाहिए वो 24 घंटे में तैयार करके दे देते हैं। उसके बाद थोड़ा और प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ती है। लेकिन एक बड़ी चीज जो इसमें A2 और A1 मिल्क, ये जो दूध है इसकी गुणवत्ता के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि A1 दूध जो संकर नस्लों में और विदेशी नस्लों की गाय में होता है उसकी तुलना में A2 जो है बहुत अच्छा दूध है। A2 जो है उसमें लगभग सभी रोगों से लड़ने की क्षमता है और बहुत से लोगों से वो बचाव करता है। उसके अलावा जो A1 दूध है उससे बहुत सी बीमारियां होती है, जिनमें डायबिटीज भी एक है, और ये सब चीजें क्या है हम पहले बता चुके हैं। लेकिन ये जो A2 दूध है इसको दुनिया में बड़ा महंगा बेचा जा रहा है। अमेरिका वगैरह के शेल्फ में ये दूध जो है बिकने लगा है, और हम जो है इससे दूर हो गए। थोड़ा इस विषय को और समझना, हमारे साथ सुबोध जी हैं। सुबोध जी, एक बात जो यहां पर हुई सर, कि हम देसी नस्लों को हमने संकरण करके बिगाड़ा, लालच ये दिया कि भाई दूध बढ़ेगा। आज जो दूध बढ़ा है उसमें भी अभी 85% देसी नस्लों और भैंस से आता है, यानी इन संकर नस्लों का, विदेशी नस्लों का जो योगदान है करीब 15% है। ये कैसे संभव है, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हम क्या फिर से जो नस्लें हैं उनको हम प्योर या कुछ अपनी नस्लों के गुण उसमें ज्यादा डाल सकते हैं? क्या ये अभी भी संभव है? क्योंकि इसके प्रयास भी हो रहे हैं, गोकुल मिशन भी चल रहा है, बाकी योजनाएं भी हैं। किस तरीके से देसी गाय को फिर से अपनाया जाए, उसके क्या तरीके हैं और अपनाना क्यों जरूरी है, ये भी थोड़ा जानेंगे आपसे जी। पहली बात तो ये कि A1 और A2 दूध कैसे पहचाना जाए। एक सब ये पूछते हैं कि इसको कैसे पहचाना जाए जी। तो मैं चूंकि इस विषय से जुड़ा रहा हूं पिछले 20-25 वर्ष से, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से भी बहुत जुड़ा रहा हूं जी। और 1-2 करोड़ रुपए की हम लोगों को इसी विषय पर अनुसंधान करने के लिए ग्रांट मिली थी। अच्छा। कि A1 A2 दूध कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है।
और ये निष्कर्ष था कि जैसे बाप बेटे को कैसे आप प्रूव करेंगे कि ये इसका बाप है या बेटा है, डीएनए टेस्टिंग। तो इसीलिए दूध का भी टेस्टिंग अगर करना है तो डीएनए टेस्टिंग से होता है। आसानी से दूध को टेस्ट करके कोई ये नहीं बता सकता कि A1 है या A2 है। बिल्कुल सही। पहचान सिंपल है, बहुत सिंपल है कि देसी गाय जो है उसको हीट स्ट्रेस नहीं होती, हमारी देश की जलवायु के अनुकूल वो पैदा हुई है। बिल्कुल सही है। तो आप कहीं भी गौशाला में जाएं, गर्मियों में अगर आपको कोई गाय हाँफती हुई दिखाई दे, ऐसे ऐसे कर रही दिखाई दे, तो आप ये कहिए कि वो देसी गाय नहीं है, उसका दूध A1 होगा। अच्छा, दूसरी बात, भैंस। और आप अपने गौशाला में आपने ये देखा होगा? हाँ, ये इसीलिए बता नहीं, पर सारे वैज्ञानिक जानते हैं इस बात को। हमारे गौशाला में पिछले एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर थे नंदा साहब, हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने भी ये देखा और सब ये बात जानते हैं। और दूसरी बात क्या है कि भैंस दूध तो उसका A2 है, लेकिन समस्या क्या है कि उसको भी हीट स्ट्रेस बहुत होता है। प्राचीन काल में वो पानी में, जोहड़ में बहुत रहती थी जी, धूप में नहीं रह सकती। अभी भी लोग जोहड़ में ले जाते हैं। जोहड़ तो अब सब इतने मैले हो गए हैं, सब मलमूत्र उसमें जा रहा है, तो जोहड़ में कोई अब गाय को नहीं, भैंस को नहीं ले जाता। और भैंस अगर बाहर खड़ी रहेगी तो उसको भी हीट स्ट्रेस होगा, बीमार होगी। तो ये दोनों के साथ में गई भैंस पानी में कहना अब सही नहीं है। अब नहीं है, अब पानी में नहीं जा रही है क्योंकि पानी रहा ही नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात ये हुई कि विश्व में सब लोग क्यों देसी गाय के पीछे पड़ रहे हैं। एक बहुत छोटी सी बात मैं कहूंगा, लोगों को ध्यान में नहीं होगी, कि रोमन एम्पायर के टाइम पे विश्व की ग्रेनरी क्या थी, विश्व को अन्न कहां से आता था। तो नॉर्थ अफ्रीका के सीरिया, मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया और ये जो इराक, ये जो देश हैं, इन सब से वहां अन्न आता था। और गाय वहां पे एक पूजनीय पशु मानी जाती थी। इजिप्ट में भी गाय की पूजा की जाती थी। और ये एक परिवर्तन क्राइस्ट के बाद में आया, लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया, भैंस का, गाय का, सबका। तो उसके वजह से वहां पे गाय खत्म हो गई। और हमारे यहाँ वेदों में जैसा लिखा भी है, और ये आजकल वैज्ञानिकों ने एक प्रमाणित कर दिया है कि यदि गाय नहीं रहेंगी तो जो हरियाली वाली जमीन है वो मरुस्थल बन जाएगी। अच्छा, ये और उसका कारण जो गोबर में जो हाँ, मैं कारण बताता हूं। ये एलन सेवरी का 1950-1960 के दशक का वो है रिसर्च जी, कि साउथ अफ्रीका में जंगल जो थे वो ब्राउन होते चले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई जंगल क्यों ब्राउन हो रहे हैं। तो लोगों ने कहा साहब यहाँ हर्बीवोर, जो घास पात खाने वाले हैं, वो बहुत हैं, वो हरियाली सब नष्ट कर रहे हैं जी। और वो कौन थे? हाथी। वहां तो हाथी बहुत हैं। तो ये एक निर्देश हुआ कि सब हाथी जो हैं उनको स्लॉटर कर दिया जाए। 40,000 हाथी उस समय नष्ट किए गए 1950 के आसपास, 50-60 के दशक में। अच्छा। और उसका बहुत बड़ा बिजनेस बना, कमर्शियल तो बहुत फायदा था, हाथीनाथ बिका और सब कुछ हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से 5-6 साल बाद ये देखा कि जंगल जितने थे वो भी खत्म हो गए और बिल्कुल ऊसर भूमि हो गई वहां पे जी। तो वहां पे जो एक वैज्ञानिक था एलन सेवरी, उसने कहा भाई हमसे कुछ गलती हो गई, अब हाथी तो दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो क्या लाए? तो हर्बीवोर में उन्हें सिर्फ गाय दिखाई दी। तो वहां अब उन्होंने कहा कि अच्छा हमको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल प्लॉट दीजिए, और वहां पे हम 500-700 हजार गाय रखे और थोड़ा सा एक प्लॉट ऑर्डिनरी छोड़ दिया। तो वहां उन्होंने 2 बातें कही कि जब गाय जंगल में रहती हैं तो एक झुंड बना के रहती हैं, 100-50 इकट्ठी घूमती हैं और कोई भी हिंसक पशु उनके ऊपर आक्रमण नहीं करता है। ये हमारे यहाँ गिर फॉरेस्ट में भी है। गिर की गाय जो है वो गिर के लायन से अपने को सुरक्षित रखती है। लेकिन होता क्या है कि वो जब गाय सारी एक ही स्थान पे रहती हैं तो गोबर गोमूत्र करती हैं और मिट्टी में उनका गोबर गोमूत्र अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है जी। चलिए ये बात तो पता लग गई। उसके बाद में जब वहां वर्षा हुई तो एलन सेवरी ने यह पाया कि वर्षा का जल उस स्थान पे तो सब वहां जमीन में सूख गया और बाकी जगह जहां वर्षा हुई वो बह गया। तो इस पे अनुसंधान हुआ तो उन्होंने कहा कि 1 किलो गोबर
जिस मिट्टी में मथ दिया जाएगा उसमें 9 लीटर पानी की आर्द्रता, अच्छा, ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है। अच्छा, कि 1 किलो मिट्टी 9 किलो पानी तक ले लेती है। 1 किलो गोबर, अच्छा 1 किलो जिस मिट्टी में होगा उसमें 9 लीटर पानी एब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता हो जाती है। जैविक में ये कहा भी जाता है कि जब आप जैविक खाद डालेंगे तो पानी ग्रहण क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप ये देखें प्राचीन काल से, खैर मैं अब दूसरी बात कहूंगा, तो उससे क्या हुआ कि वो तो ऊसर के ऊसर रहे, यहां पे मिट्टी में आर्द्रता इतनी आई कि वहां घास उगने लग गई। जब घास उगने लग गई तो गाय ने घास भी खाई और फिर हट गई जहां घास खत्म हो गई। लेकिन उस घास के अंदर क्या होता है, ये वैज्ञानिकों ने बताया कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं स्यूडोमोनास सेरिंगे। ये स्यूडोमोनास सेरिंगे उस घास के, जितनी भी घास होती है जमीन पे, उसके ऊपर रहता है जी। और ये जो है पर्यावरण में ऊपर चला जाता है और इसको क्लाउड हाइट्स पे 5000, 6000, 8000 फुट की हाइट पे भी देखा गया है, पाया गया है। और इस बैक्टीरिया का प्रभाव क्या है कि ये आइस न्यूक्लिएशन टेम्परेचर कहलाता है। अच्छा, उसको रेज कर देता है। मतलब ये है कि अब सीडिंग में एक तरीके से बारिश के लिए जो सीडिंग की जरूरत है वो ये करता है, वो ये करता है। तो ये वैज्ञानिकों को ये पता चला कि अगर जमीन पे घास नहीं होगी तो बादल वहां से आएगा और बारिश नहीं करेगा। जैसे कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है जी, हरियाली हरियाली को बादल को खींचती है। और हमारे यहाँ वेदों में गाय को कहा पर्जन्य पत्नी। अच्छा, तो बादलों की पत्नी है, उससे उसका संबंध ऐसा जोड़ दिया कि जो बादल जो हैं वो वहीं आएंगे जहां पे गाय होगी। अच्छा, तो ये, और आप जैसे स्यूडोमोनास का बता ही रहे हैं तो ये तो एक बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य भी है। हाँ। और इस पे डॉक्टर साहब अभी और चर्चा करेंगे। हमारे साथ यतीन जी हैं, मैं जरा इनसे बात करूं। यतीन जी, आप किस तरीके का गौशाला में काम कर रहे हैं? दूध की क्वालिटी अगर बढ़ती है, दूध ज्यादा बढ़ता है तो इस वजह से किसान उसको रखता है। और गोबर के लिए भी बताया कि खाद की तरह यूज कर सकते हैं, गौमूत्र यूज हो रहा है। तो गोबर को उपयोगिता ज्यादा है, तभी हम लोग ज्यादा सांडों को रखा हुआ अपने यहाँ पे। तो गोबर और गौमूत्र से हम ऐसी दवाएं बना रहे हैं जिससे आपको लीवर ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी आपकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं जी। तो आप जैसे लखनऊ में आप काम कर रहे हैं, तो आप जैसे ये गाय रखते हैं, उसके अलावा वहां के किसान जैसे बहुत ज्यादा देसी गाय जो है उससे लोग जो खासतौर से संपन्न किसान है वो तो नहीं जुड़ रहे हैं जी। तो आप कैसे उन्हें एक तरीके से तैयार करते हैं? उन्हें हम ब्लॉक लेवल पे जाते हैं, ब्लॉक लेवल पे प्रधानों की मीटिंग कराते हैं। वहां पे हम 8-10 प्रधानों का एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं। फिर उनके यहाँ पे एक सेंट्रलाइज जगह पे किसानों को बुला के वहां अवेयर करते हैं कि आप गाय रखिए, गाय हम आपको दे रहे हैं और इसका नुकसान अगर आपको होता है खेती करने में या कुछ और करने में तो वो हम आपकी भरपाई करेंगे जी। आपको यूरिया नहीं लेना पड़ेगा, ना डीएपी लेना पड़ेगा और उससे सस्ती खेती में आपका हो जाएगा। और ये बात समझ रहे हैं किसान? कितने किसान जुड़े हैं अभी तक? अभी तक हमारे पास में लगभग 350 किसान के आसपास गाय को लेकर और इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और ये सरकार के पास भी हमने बात रखी हुई है, ये अभी हमारा उस पे मॉडल उस पे चल रहा है और इसका रिजल्ट आते ही हम पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे। केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं जैसे गोकुल मिशन वगैरह भी है जी। हम ज्यादातर जब किसानों से बात करते हैं, और ये मैं सभी आप अपनी राय दे सकते हैं इसमें जी। बहुत से लोगों को योजनाओं का पता नहीं है जी। बिल्कुल, आपके यहाँ क्षेत्र में कैसे थे? लोग समझ रहे हैं देसी गाय का संवर्धन संरक्षण के लिए कुछ योजनाएं हैं? अभी नहीं, अभी गोकुल ग्राम की ही मतलब चीजें नहीं पहुंच पा रही लोगों तक जी। मैं थोड़ा सा जी एक अनुभव बताऊंगा। हाँ। एक ये कामधेनु योजना यूपी में चल रही है जी। और यहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक किसान हैं, अब उनके यहाँ ये 3-4 साल से योजना चल रही थी। उनके यहाँ 50 HF गाय थी और वो कृत्रिम गर्भाधान कराते थे, वो नॉर्मल है, और मिल्किंग पार्लर था, मशीन से मिल्क निकलता था, सब कुछ होता था। लेकिन उनकी गाय बांझ होती चली जा रही थी। अच्छा। तो वो बड़ी समस्या में थे, दुखी थे कि भाई हम क्या करें। तो एक हमारे मित्र हैं, वो भी ICAR से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई सुबोध जी से बात करते हैं। हाँ। तो मुझे फोन आया, मैं फिर वहां सुबह गाड़ी लेके चला गया और मैंने उनके यहाँ देखा। तो मैंने कहा देखिए ये गाय जो है इट नीड्स कंपनी ऑफ मेल्स। कम से कम आप टीजर बुल रखिए, अगर केवल गाय रखेंगे तो बांझ तो हो ही जाएंगी। इसमें मैं थोड़ा सा सर आप जो कह रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा जितनी भी ये क्रॉस ब्रीड्स हैं या विदेशी नस्लें भी हैं,
इनमें समय से उनको क्रॉस कराना, उनका गर्भाधान कराना बहुत जरूरी है। बहुत कठिन है। अगर हीट आपने मिस कर दी, उसके लिए आपने उनको ये सलाह दी कि टीजर बुल कम से कम। नहीं, मैंने उनको ये कहा कि आप गाड़ी लेके दिल्ली आइए हमारे साथ। मैं अपनी गौशाला ले आया और मैंने कहा आप यहां से देसी बुल हमारे देख लीजिए जी। मैंने उनको 1 बुल और 2 मेल बछड़े दिए, रात को वो लेके अपने साथ चले गए और अब वो गौएं जो हैं बराबर गाभन भी हो रही हैं और दूध भी। और दूसरा विषय ये है कि वो जो एचएफ हैं 3 जनरेशन में वो 80% देसी हो जाएंगे। और सर अच्छा 3 जनरेशन बाद वो पूरी तरह उनमें वो ब्लड आ जाएगा। हाँ, और हीट टॉलरेंस की जो आप बता रहे थे, मैं देखा उमस वाली जो गर्मी है सब खत्म हो जाएगी। सब उनको एबॉर्शन वगैरह भी बहुत होते हैं। नहीं तो देखिए हमारी गौशाला में हमें नॉर्मल डेयरी उद्योग वाले 10% लॉस ड्यू टू स्टिल बर्थ या एबॉर्शन को मान, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अगर अच्छी गौशाला में आप देसी बुल से उनका संपर्क कराएं तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एक्सीडेंट तो कोई बात हो सकता है। जी। और दूसरा सबसे बड़ा विषय यह है कि सारा साल बराबर एक जैसा दूध देती है। अच्छा, वो इतना वेरिएशन नहीं है जो तापमान के हिसाब से होता है। हमारे यहाँ जहां पहले गर्मियों में 600-700 लीटर दूध होता था, सर्दियों में 1100, अब सारा साल 1700 लीटर। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो उस हिसाब से आपने उनकी साइकिल भी करी होगी कि कौन सी अपने पीक पे रहेगी, क्या रहेगी? नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। आप वो तो देखिए जब बच्चा गर्भ में होता है तो गाय का दूध पहले उसको डाइवर्ट होता है। बिल्कुल सही है। और जबरदस्ती उस गाय से दूध निकालना नहीं चाहिए। हाँ, और उसको हमारे वेदों में तो उसका बहुत बड़ा जिक्र है और मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री भी उसको प्री पार्टम पोस्टपार्टम 100 डेज का शेड्यूल मानती है कि 1.5-2 महीना पहले बच्चा देने से और बच्चा देने के 15-20 दिन बाद गाय की बहुत सेवा होनी चाहिए जिससे बच्चा जो है वो बन जाए। और एक छोटी सी बात कहूंगा, खीस कहते हैं कोलेस्ट्रॉम जो। अच्छा, हमारे यहाँ वेदों में और प्राचीन काल से किसान जानते थे कि बच्चा खड़ा होते ही उसको खीस खिलानी है, लेकिन विदेशों में बच्चे को खीस नहीं खिलाई जाती, मिल्क रिप्लेसर दिया जाता है, वो भी डिब्बे के दूध की तरह। उसमें तो बहुत सारा जो है इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह प्रतिरोधक क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि बछड़े चाहिए ही नहीं, उन्हें तो कृत्रिम गर्भाधान से करा देना है काम, बछड़ों की जरूरत नहीं है। और फिर क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉम जो है उसकी बहुत महंगी फार्मास्यूटिकल दवाइयां बनती हैं। ये जो क्रॉस ब्रेड हमने कर ली है इनसे वापस लाया जाए 100% वापस नहीं आ सकती, पर इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो क्योंकि हम हमारे स्पेशली ये लेवल पर ये चिंता है कि हम एकदम इसको जो बाहर की क्रॉस ब्रेड है उसको खत्म ना करें क्योंकि हमारे दूध की कमी ना हो जाए। वो इम्पोर्टेंस सबको पता है पर वो धीरे चाहते हैं। तो उसका अच्छा सदुपयोग ये है जो सुबोध जी भी कर रहे हैं कि हम इनको अब अपने सांड से क्रॉस करें, चाहे वो विदेशी है चाहे कोई और है, तो कुछ लेवल पे से 95% कुछ लेवल पर चली जाएगी। और इसमें एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश में जो ज्यादातर विदेशी गाय है वो एचएफ है और एचएफ का A1 दूध होता है, जो बाकी सब नस्ल का और कुछ नस्ल का नहीं भी होता है, लेकिन एचएफ का जरूर होता है। और एचएफ का अगर आपने 95% इंडियन बना लिया एचएफ की बच्ची को तो उसका A2 95% A2 हो जाएगा। तो आप इस जहर को थोड़ा कम कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। क्या ये नंबर कहा 1। जाता है? नंबर 2 जो ये क्वेश्चन आया था कि इसका हमारा सबसे अच्छा तरीका ये है कि अब हम एटलीस्ट गवर्नमेंट लेवल पे विदेशी नस्ल को रोक दें, स्पेशली सीमन को रोक दें और अपनी नस्ल का उतना ही बढ़ाएं क्योंकि गैप भी नहीं आना चाहिए, दूध प्रोडक्शन में गैप हो जाएगा। और ये जो स्वामी जी कर रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, ये जो विदेशी क्रॉस ब्रेड नस्ल आई हुई है ये बहुत अच्छी फोस्टर मदर है। अच्छा, अगर हम इनमें एम्ब्रियो ट्रांसफर में इनमें देसी का बच्चा डाल दें तो वो दूध भी उतना ही देगी और बच्चा हमारे पास देसी हो जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक जो बोलते हैं, ये आपके यहाँ जो हो रहा है क्या चीज है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि एक गाय से एक साल में एक ही बच्चा लिया जाता है, इस तकनीक से दस्तक लेने भी संभव है और भी ज्यादा हो सकते हैं। नई तकनीक की क्या भूमिका है देसी नस्लों की संख्या बढ़ाने में? ये टेक्निक मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये इतनी सक्षम है, इसकी खूबसूरती क्या है। अब ब्राजील की अगर बात करें तो रिपोर्ट ये कहती है कि एक साल में वो लोग 3.25 लाख जो एम्ब्रियोज हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं देसी गाय के अंतर्गत। अच्छा।
और हमारे यहाँ पर जो ईटीटी टेक्निक है वो हुई है कुछ जगह के ऊपर। रिसेंटली हमारी कामधेनु गौशाला में ही नंदनी नामक साहिवाल गाय जिसने 21-22 किलो दूध दिया है, उससे 2 बछड़ी और 2 बछड़ियां हुई हैं। पंजाब की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। अच्छा, इससे क्या है, इस टेक्निक की खूबसूरती क्या है कि हर साल गाय ने बच्चा देना है, लेकिन इससे हम एक साल में उससे 4 या 5 बछड़े बछड़ियां ले सकते हैं। सुपर ओव्यूलेशन ज्यादा एग्स बाहर आ जाए और सैरोगेट मदर, जैसे अभी इन्होंने कहा यादव जी ने कि जो अंग्रेजी गाय हैं उनमें उनका गर्भ हम इनके एम्ब्रियो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि उसने दूध तो देना ही है लेकिन इसकी अब मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो वहां इतने बड़े स्तर पे हो रहा है, लेकिन यहां पर बहुत स्लो है प्रोसेस। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, उसमें होता यह है कि आपने एक ही से बहुत सारे, अगर आपने एग ले लिए, ओवा ले लिए, उनको क्रॉस किया, वो सारे मान लीजिए 5 जो है भ्रूण बन गए, उनको लेके जो सरोगेट मदर है, जो किराए की कोख लेने का एक तरीका मनुष्य में भी अब होने लगा है, मानवों में, गाय में भी वो होता है, तो उसको हार्मोन्स वगैरह देके हीट उसकी सिंक्रोनाइज कर लेते हैं और उसमें जो है ये बच्चा जो है वो पलता रहता है। इसमें एक मुद्दा ये आता है स्वामी जी कि ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली है, क्या वाकई में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और इससे किसी तरीके का नुकसान देसी नस्लों पे तो नहीं है? नहीं, देखिए टेक्नोलॉजी जो हार्मोन है उसकी कीमत तो है, वो फॉरेन से आता है जहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती उसकी। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, मेरे ख्याल से अगर इस चीज को, जैसे इस सरकार ने उठाया देसी गाय को, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, उनको फंडिंग की जाए, इससे मेल काफ जो आएंगे, सबसे बड़ी बात है कि इससे मेल जो आएगा उसमें जेनेटिकली वो एलीट क्लास मेल आ गया, तो उससे हम लाखों प्रोजनी उसकी मां जैसी पैदा कर सकते हैं, जो कि दुधारू प्रजाति की ही गाय ली जाती है इसके लिए। कृत्रिम गर्भधान के लिए उसका सीमन जो है पूरा इस्तेमाल हो सकता है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। उसने जो गाय ने आगे फिर वो कंसीव कर जाती है, तो आप किसी दूसरी एलीट काऊ को ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हमारे पास एलीट मेल होंगे, आज देसी नस्लों के मेल्स की बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में, हमारी 39 नस्लें हैं जो, उनमें मेल का सीमन ही नहीं मिल रहा। अब सीमन जो आ रहा है वो फॉरेन कंट्री से आ रहा है, HF का, अब्रॉड से जी। तो इससे क्या है कि आप देसी का प्रचार कर रहे हैं, देसी गाय की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सीमन आ रहा है बाहर से, वो तो उसकी तो स्पीड ही बहुत ज्यादा है, वो मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। इसका मतलब कि हमें जो वो सीमन है उसको बंद करना चाहिए और अपनी भारत में जो देसी गाय है, जो अंग्रेजी गौवंश है, उसको हमारे इंडिजीनियस जो देसी बुल्स के सीमन की अवेलेबिलिटी करवाकर उन्हें उससे कंसीव कराया जाना चाहिए। हम देखिए चर्चा जो है हम इस पे कर रहे हैं, सरकारी पहल और देसी गौवंश। देसी गौवंश में जो कई खूबियां हैं, जिसमें A2 मिल्क भी एक चीज है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं और कैसे duनिया के और देश इसे अपना रहे हैं, इसको समझाती हुई और दिखाती हुई ये छोटी सी फिल्म देखते हैं। देसी गायों के दूध में A2 प्रोटीन ही है, ये स्थापित हो चुका है, लेकिन देश में हमने कई देसी नस्लों का विदेशी नस्लों से संकरण करके उन्हें खराब किया है। लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर A1 दूध देने वाली गायों को A2 दूध देने वाली गायों के साथ संकरण करने से करीब 10-15 वर्ष में A1 दूध देने वाली गाय भी A2 दूध देने लगेंगी। यानी अब हमें विदेशी नस्लों में सुधार करना है, अपनी देसी नस्लों में नहीं, जैसा ऑपरेशन फ्लड के समय हुआ था। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन गाय की नस्लें हैं, जिन्हें विदेशों में अपनाया जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भारतीय गायों को काफी पहले ही ले जाया गया था और उन्हें ब्राह्मण नाम देकर उनके बड़े बड़े फार्म स्थापित किए गए हैं। आज A2 दूध ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में सामान्य दूध से अधिक दामों में बेचा जा रहा है और सारा दूध भारतीय गाय की विभिन्न नस्लों से ही आ रहा है। A2 दूध सेहत के लिए लाभकारी है, लेकिन दुनिया में बड़ा कारोबार A1 दूध का है और शायद ये एक कारण हो सकता है कि दुनिया में एक बड़ा कारोबार दवाओं का भी है। जिन देशों में A1 दूध अधिक बिकता है, वहां दवाओं का बाजार भी बढ़िया है। देसी गाय की नस्लों की सबसे बड़ी पहचान है इनकी गर्दन के पीछे उभार, जिसे अंग्रेजी में हम्प यानी कूवड़ कहा जाता है। विदेशी नस्लों में ये उभार नहीं होता है। जिन क्षेत्रों में सिर्फ देसी नस्लों के A2 दूध का सेवन किया जाता है, वहां दिल संबंधी रोगों के मामले लगभग ना के बराबर हैं।
ये पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि A2 दूध देने वाली देसी गाय ही डेयरी उद्योग का भविष्य है। और सिर्फ दूध ही नहीं, गाय के अन्य उत्पाद भी इन्हें किसानों, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी बनाते हैं। देश आज स्टार्टअप के क्षेत्र में नई गाथाएं लिख रहा है और इसमें A2 दूध का एक बेहतरीन क्षेत्र है जिसमें असीम संभावनाएं हैं। देश में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का दूध का कारोबार है और इसमें A2 दूध के लिए एक बड़ा बाजार मौजूद है जिससे जुड़ना आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और किसानों के हित में साबित होगा। जी, तो आपने देखा कि ये A2 मिल क्या है। इसका नाम A2 इसलिए पड़ा कि जो वैज्ञानिक ढूंढ रहे थे उन्होंने पहले A1 ढूंढ लिया, तो इसलिए उसे A1 बोल दिया। 2007 में न्यूजीलैंड में जब रिसर्च हुई तो A2 पता लगा जो बहुत बढ़िया था, तो उसको A2 नाम दिया, जबकि A2 कायदे से बड़ा A1 टाइप का दूध है, मतलब बहुत ही अच्छा दूध है, A1 नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर यादव जी भी हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर यादव, एक चर्चा भी यही हो रही थी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, कृत्रिम गर्भाधान टेक्नोलॉजी है, इनको बढ़ाना चाहिए जिससे हमारी गाय अगर आज मान लीजिए 1 लाख है तो वो 10 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, इतनी तेजी से वो काम होना चाहिए। दूसरा, मैं इसमें एक तो क्या प्रजनन के लिए क्या तरीके होंगे वो मैं जानूंगा, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगा जो सांड है क्या उसकी अहमियत नहीं है? उसको क्या बिल्कुल ही लोग तो उसको जब मेल पैदा हो जाता तो उसको भूल ही जाते हैं बिल्कुल, तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, क्यों सांड जो है वो अहम है? इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूं कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, सेक्सिंग ऑफ सीमन, ये हम अपना अच्छा स्टॉक बढ़ाने के लिए सरकारी लेवल पे या अच्छी गौशालाएं जो कर सकती है उसके लेवल पे, जैसे स्वामी जी की है, ये हम किसान लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। किसान का अभी इतना कॉस्टली भी है और किसान लेवल पे ये सक्सेसफुल ज्यादा नहीं है। लेकिन हम एक बार एम्ब्रियो बना देंगे तो वो एम्ब्रियो हम किसान, जो हमारे देश में बिक रही है देसी गाय की एम्ब्रियो, अच्छा, हमारे देश में रेड सिंधी की एम्ब्रियो 11,000 का एक एम्ब्रियो कालसी एक इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, वो बेच रही है। कोई भी किसान ले सकता है, अपनी फास्टर मदर काऊ में रखवा सकता है, तो उसके यहाँ बहुत प्योर क्वालिटी की रेड सिंधी पैदा होगी। उसकी कीमत भी मैं बता दूं आपको, और वो अवेलेबल है। जो एक बात हो रही थी कि मेल जो है, जो सांड है, उसके लिए क्या तरीका होने? कृत्रिम गर्भाधान का अगर भारत सरकार के आंकड़े देखें आप, प्लानिंग कमीशन के, 35% सक्सेस लेवल AI का भारतवर्ष में एवरेज है। इसका मतलब ये है, उसके कारण भी सर कई हैं, एक तो लिक्विड नाइट्रोजन और सही तरीके से उपयोग, वो सब भी। हमें ये समझना और सीखना चाहिए कि यदि हम 40 वर्ष में अपनी मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं कर सके तो हमें उससे समझौता तो नहीं करना है जी। उसका अल्टरनेटिव बेटर क्या है, और अल्टरनेटिव बेटर क्या है? देसी नंदी। और एक बात समझिए, देसी नंदी जब एक गाय को देखता है तो ये समझ लेता है कि ये गाय अब हीट में है, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको मेरी आवश्यकता है, और जब उससे संपर्क करता है तो 100% गर्भाधारण होगा। तो बिल्कुल सुबोध जी ठीक कह रहे हैं कि नेचुरल जो फिनोमेना है वही सबसे सुपीरियर है, लेकिन हमें फॉर द टाइम बीइंग हमें कुछ उस लेवल तक आने के लिए पहली बात तो एक फौज खड़ी करनी पड़ेगी, एक फौज खड़ी करनी पड़ेगी अच्छे नदियों की। कुछ समय के लिए हमें इन आर्टिफिशियल टेक्निक्स को ले लेना चाहिए, उसके बाद जब हमारे पास गिनती होगी तो फिर तो नेचुरल सर्विस। बिल्कुल सही। और नहीं सर, छोटे काश्तकारों के लिए भी सांडों की उपलब्धता हम लोग क्रिएट करा रहे हैं। अच्छा, कि वो लोग जो है अभी तक जो ट्रैक्टर वगैरह के इस्तेमाल कर रहे थे, तो छोटे जो काश्तकार हैं वो बैलों से ही खेती कर रहे हैं। मैं इसी मुद्दे पे आना चाह रहा था जी। कि हम एक तरफ गाय को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और गाय को बढ़ाना भी है, दूसरी तरफ खेती में हम ट्रैक्टर लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह आधुनिकता या जो सही चीज है उससे दूर हो जाए, लेकिन बैलों की सबसे बड़ी उपयोगिता तो खेती में थी, तो वो तो दूर होती जा रही है। छोटे काश्तकारों में कैसे उससे अधिक दो बातें हैं। एक तो गोपालन महिलाओं का काम था, पहली बात। ये महिला सशक्तिकरण जो है उसमें गऊओं का बहुत बड़ा रोल था। एक क्षमा करेंगे अगर आप मैं बात कहूं, विवाह के समय गाय दान में भेजी जाती थी, और क्यों भेजी जाती थी कि हमारे यहाँ सगोत्र विवाह नहीं होता था, गाय के लिए भी सगोत्र विवाह नहीं था, तो दूसरे कुल में वहां के नंदी से जब उसका संपर्क होगा
तो उसका भी इनब्रीडिंग रोकने के लिए, क्योंकि उससे बहुत से रोग वगैरह आ जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब वो गाय वहां पे रहेगी तो वहां का उद्धार करेगी। तो पहले तो ये कहा कि महिलाओं का काम है, स्त्री धन गौ होता था, और दूसरी बात ये कही कि देखने में तो दूध देती है, लेकिन उससे अधिक महत्व का क्या है, विश्व को भोजन देती है। और वो भोजन जो है केवल हल चलाने से नहीं, लैंड की उर्वरकता उसको मेंटेन करके देती है। और दूसरी बात जैसे मैंने कही, अगर आप ये इमेजिन करें कि परंपरा से एक भूमि में हम गोबर से वो करते रहे हैं और पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग जो है उस पर हमने कंट्रोल कर लिया, तो हमारी खेती आर्टिफिशियल इरिगेशन पे इतनी डिपेंडेंट नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा विषय है महत्व का। अब सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, कुछ मुद्दे जरूर आए और मेरे ख्याल से लोग समझे होंगे कि गाय की अहमियत हमारे जीवन में क्या है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा जो थी इसमें बड़ी अच्छी बात जो जैविक खेती पे भी हुई कि गोबर है एक, वैसे इसमें रिसर्च भी है कि जो देसी गाय हैं उसके गोबर में सबसे ज्यादा जो है वो जीवाणु होते हैं, परजीवी होते हैं, जो मिट्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। मिट्टी के अंदर भी अपना जीवन होता है, उस जीवन को बचाने के लिए इस गोबर की बहुत जरूरत है। आप जहां भी रासायनिक खेती हो रही है वहां या तो उत्पादन ठहर गया है या नीचे जा रहा है। इसलिए भारत ही क्या पूरी दुनिया में जो है जैविक की बात हो रही है और गाय जो है उससे जुड़ना जरूरी है। बहुत से प्रचार होते रहेंगे। A2 मिल्क जो है उसके बारे में हमने बताया, उसके बारे में मैं एक चीज ये भी कह दूं, बहुत से लोग A2 दूध जो है वो कह के बेच रहे हैं, अपना बेचना भी शुरू कर दिया है। उसकी जांच जरूर करवाइए, बड़ा आसान तरीका है। एक ट्यूब में आपको दूध लेना है, 1 ml दूध ले लीजिए, 5 ml उसमें फॉर्मेलिन डालिए, NDRI भेजिए करनाल में और वहां पर इसको चेक करा लीजिए। जैसा सुबोध जी ने कहा था DNA स्तर पे वो चेक करके आपको बता देंगे ये A2 है कि नहीं। तो इसकी भी जांच करिए और देखिए कंपनियां और जो बाकी प्रचार तंत्र है वो चलता रहेगा। हम इसकी अहमियत की जो चर्चा करते हैं और जगह नहीं होगी। कभी सोचिए दूध को बहुत बदनाम किया जाता है कि इसमें बड़ी मिलावट है, और क्यों होता है और कब होता है, जब दिवाली आने वाली हो या कोई त्योहार हो, क्योंकि उस समय चॉकलेट कंपनियों को अपनी चॉकलेट बेचनी है। ये सब चीजें जो हैं ये बाजार आपके हैं। आप शुद्ध दूध जो है उसको पैदा करिए, उसके उत्पाद बनाइए, बाजार बना बनाया है जो आपका इंतजार कर रहा है। इन देसी नस्लों की अहमियत समझिए, इनसे जुड़िए। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।